नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र चौहान दिवाली की छुट्टियों के बाद फिर से अपना वही मिशन लेके आ गया हूं आपके सामने, मिशन आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस साल पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों सीधे बात नो बकवास, चलते हैं हम क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता? बताइए, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता? इस सवाल को करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। पहले क्रिस्टलन क्या होता है? लवण में पाए जाने वाले पानी के अणुओं को कहते हैं। तो ये जो जितने भी लवण हैं, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, जिप्सम, नीला थोथा या धामल सोडा, ये सारे लवण हैं। इनमें किसमें जल नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, उसको कहते हैं NaHCO3। इसका सूत्र है दोस्तों। इसमें कहीं आपको H2O दिख रहा है? नहीं। इस वजह से बेकिंग सोडा में क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता है। जबकि और है, जैसे जैसे जिप्सम। जिप्सम दोस्तों, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अब इसमें दो अणु पाए जाएंगे, किसके? H2O के। H2O के दो अणु पाए जा रहे हैं। इस वजह से इसमें तो जल पाया जा रहा है, इसमें जल के अणु पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है नीला थोथा। नीला थोथा, इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्लू विट्रॉल। इसको जिप्सम, इसको ब्लू विट्रॉल। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी H2O के 5 अणु हैं, यानी इसमें भी H2O के अणु पाए जाते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है धामन सोडा। धामन सोडा, या इसको खाने वाला भी सोडा कहते हैं। अरे सॉरी, इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। धामन सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन पानी कितने अणु है? 10। 10, ये 10 है, ये 10 है H2O। यानी धामन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। दोस्तों ये सूत्र भी आपसे कभी कभी सवाल में पूछ लेता है, तो इन सूत्र को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये सूत्र आपको बाकायदा अच्छी से याद हो जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? संस्था है साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती या फिनिक्स आश्रम। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व भारती। विश्व भारती इसका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने टैगोर ने 1921 में करा था। कौन से सन में करा था? 1921 में। दोस्तों जब रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में उनके लेख गीतांजलि के लिए जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उसी नोबेल पुरस्कार की राशि से उन्होंने विश्व भारती की स्थापना करी थी। दोस्तों यह 1951 से पहले, दोस्तों 1951 से पहले यह विश्व भारती कॉलेज था, लेकिन 1951 के बाद यह विश्व भारती कॉलेज था। 1951 के बाद यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया, इसको मान्यता मिल गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना गांधी जी ने नहीं करा, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ने करा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो नदी है? बताइए दोस्तों। कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र या गंगा? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की उत्तरी धारा यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी 5 देशों में बहने वाली एक नदी है, जो तिब्बत, भूटान, चाइना, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र के बारे में और जानकारी आपको दे देता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपति। पशुपति की पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उन्होंने मोहनजोदाड़ो में खुदाई के वक्त इतिहासकारों को एक मोहर मिली, जिसके दाहिने तरफ बैल और गेंडा था और बाएं तरफ हाथी और बाघ था, और बीच में एक इंसान सांचित्र मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके 3 सिर हैं, जिसे पशुपति का नाम दिया गया। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है बताइए। दोस्तों शून्यकाल संसद में ठीक 12 बजे सांसदों के द्वारा एक विशेष मुद्दों पे बहस की जाती है, जिसे निलंबित नहीं करा जा सकता। वो बहस ही शून्यकाल कहलाती है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। X रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना Y रुपए को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्षों के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। X संबंधी Y का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये SI और CI का प्रश्न है, तो इसमें सिर्फ SI का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, जहां P क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। R क्या है? दर है, रेट है। T क्या है? टाइम है, समय है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में ही दे दिया है कि हमें X रुपए
को 9 वर्ष के लिए, ये आर हो गया, इंटू टी कितना है 7 वर्षों के लिए, जितना एसआई प्राप्त होता है उतना ही वाई रुपए को 5.25 इंटू 16 साल के बाद ही जो एसआई प्राप्त होता है उसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, इक्वेशन हमने बना दिया है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, x इंटू 9 इंटू 9 7 कितना हो जाएगा 63 बराबर y इंटू 5.25 में जब 16 का डिवाइड मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो 84 आ जाएगा दोस्तों। चलो आपको करके दिखाता हूं, 16 5 80 को 0, 16 दूना 32 और 8 40, 40 को 0 हाथ में लगा 4, 16 5 80 4 84, 2 अंक पे दशमलव है लगा देंगे, दशमलव की इधर की कोई वैल्यू की कोई माने नहीं, यानी 84। ठीक है, अब देखिए x अपान वाई बराबर, इधर पक्षांतर कर रहे हैं तो ये 63 नीचे चला जाएगा, 84 बटे 63। अब 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24, फिर 7 से काटेंगे, 7 3 के 21, 7 चौको 28, यानी 4 संबंधी 3 के अनुपात में ये एसआई और सीआई प्राप्त होगा, एसआई प्राप्त होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुवी को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। मतलब कि 198 रुपए में वो किसी वस्तु को बेचता है तो उससे 12% का हानि होता है, 108 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए कितनी कीमत कितना बढ़ाना चाहिए था, बताइए। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। देखो दोस्तों, कोई भी चीज अपने में देखा जाए तो पूरा 100% होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 198 रुपए में वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है, यानी 12% की हानि कहने का मतलब 88% बराबर हो जाएगा 198, यानी इतनी ही वैल्यू को तो वो बेच रहा है। ठीक है, तो 88% बराबर 198, तो 1% बराबर 198 डिवाइडेड बाई 88, तो 100% बराबर 198 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 11 से काटिए, 11 88 और 11 कम 11 11 88, और इसको 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 9 18, ये हो जाएगा 25। अब 25 इंटू 9 कर देंगे, 9 5 45 और 9 2 18, 4 22, यानी 100% वो कितना का था 225 रुपए का, लेकिन उसने 12% के लॉस पे 12% की हानि पे वस्तु को बेचा है, तो वो उसका मूल्य कितना हो गया था 198 रुपए। अब कह रहा है कि हमें 108 रुपए की लाभ 8% के लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। अब देखो, जो प्रॉफिट और लॉस होता है इसी मूल्य पे होता है, 100% पे होता है दोस्तों। अब इसका 225 का 108% हम निकाल लेंगे, 108%, 8% लाभ करने का मतलब 108%। अब इसको काटेंगे, 25 चौको 100
25 9 225। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 5 6 10। ठीक है, 2 5 6 10 और 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 7 14, यानी 27 इंटू 7 करेंगे तो 9 7 63 को 3 हाथ में लगा 6, 9 दूना 18 और 6 24, यानी 8% के लाभ पे यदि वो बेचता है तो 243 रुपए पे उसे बेचना चाहिए था, लेकिन वो बेच रहा था कितने में, 198। तो पहले वो बेच किस पे रहा था, 198 रुपए पे, लेकिन जब 8% का प्रॉफिट हो लेकर बेचता है तो 243 रुपए में बेचता है। तो इसमें हम घटा देंगे 198, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यानी 45 रुपए और बढ़ा दे 198 रुपए में, तो कीमत क्या, प्रश्न क्या कह रहा है, तो लाभ के लिए उसे, तो 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था, उसको कीमत को 45 रुपए बढ़ाना चाहिए था, जिससे कि उससे 8% का लाभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैथमेटिक का सवाल करने के लिए आपको सवाल को पहले समझना होगा, और समझने के बाद एक हल्की सी मुस्कुराहट देनी होगी आपको, और कहना होगा कि सवाल बिल्कुल हलवा है। जैसे ही कहेंगे 50% काम आपका हो गया, बाकी 50% में ही आपको दिमाग लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक खिलौने का रियायती मूल्य, रियायती मूल्य कहने का मतलब कि छूट देने के बाद जो मूल्य मिलता है उसे रियायती मूल्य कहते हैं, 1470 रुपए था। यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, बताइए। रियायत 16% की रियायत करने के बाद 1470 रुपए उसका मूल्य हो गया, तो एक्चुअल में उसका एमआरपी क्या था ये बताना है आपको। चलो करते हैं, देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि 16% का छूट दिया, यानी वो वस्तु कितने प्रतिशत बेचा उसने, 16% का छूट देंगे तो ये 84 रुपए, 84% बराबर ये हो जाएगा कितना, 1470 रुपए। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब ये 16 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन हमें 16% की छूट पे बोल रहा है कि बेच रहा है। सवाल में कह रहा है कि 16% की रियायत पे बेचा जा रहा है, उसका मूल्य कितना है, 1470 रुपए है। तो 1% का हम निकाल लेते हैं, 1% बराबर 1470 डिवाइडेड बाई 84, तो 100%, 100% ही उसकी एमआरपी है, 1470 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 100। बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। जब इसका हल करेंगे तो 14 छक 84, 14 एकम 14, 14 पाँचे 70, और ये काट 2 3 6, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 3 तिली के 9, 3 5 15। ठीक है, अब 35 इंटू 50, 5 5 25, हाथ में लगा 2, 5 3 15 और 2 17, यानी 1750 रुपए की वो क्या थी, उसकी एमआरपी थी। एमआरपी कितनी थी, एमआरपी जो 100% हमारा आया है वो कितना था, 1750 रुपए का, और दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दोस्तों आपको लाइक करने और शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही नहीं है। यदि सवाल समझ में आया, पढ़ाने का तरीका सही समझ में आया, तो आप बेशक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ये आपकी जिंदगी के सवाल हैं, आपके दोस्त, आपके यार, आपके रिश्तेदार, सभी की जिंदगी का सवाल है। तो इस वजह से आप अपने दोस्तों को शेयर तो कर ही सकते हैं। वैसे बेकार वीडियो तो है कोई नहीं, ठीक है। बेकार वीडियो तो बहुत जल्दी शेयर करते हैं आप, हाँ। चलो ठीक है, शेयर करिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। बताइए कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, कौन सा है। जैसे मोची, सुआ, नाई, इसमें से कौन होगा। कैंची, हल, तलवार, कुदाल। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा कैंची, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों जिस प्रकार मोची का हथियार सुआ होता है, जिससे वो जूते को सीता है, तो सबसे बड़ा हथियार उसका क्या है, सुआ। उसी प्रकार जो नाई होता है वो बाल काटने का काम करता है, तो उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है, कैंची। आप अक्सर संडे में या वीकली ऑफ या किसी खाली टाइम में अपने बाल को कटाने जाते हैं, तो देखते हैं आपको आपका बाल काटते समय नाई कैंची का ही इस्तेमाल ज्यादा करता है। अब तो मशीनें चल रही हैं, लेकिन अभी भी कैंची ही होगा जब भी इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विषम शब्द ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन या सूक्ष्मदर्शी। इसका सही जवाब हो जाएगा सूक्ष्म जीव, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों सूक्ष्म फिल्म एक इक्विपमेंट है, माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसमें काफी सारे मैग्नीफाइंग ग्लास लगे होते हैं, जो किसी छोटे से छोटे यूनिसेलुलर या फिर छोटे छोटे जीव को बड़ी बारीकी से बड़ा करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो लैब या लेबोरेटरी में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखित में से कौन सा विकल्प शब्दों का तार्किक क्रम दर्शाता है। बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपको अपने दिमाग से इसको करना है, इस सीक्वेंस को सेट करना है। मान लीजिए कि इसमें हमें कुछ नहीं पता है, तो जब भी हम कोई बीज या कोई उत्पाद बनाते हैं तो बेसिकली एग्रीकल्चर से ही जुड़ा होता है। जैसे इसमें सबसे पहले एक हम बीज बोएंगे, ठीक है। तो बीज क्या होगा, तना बनेगा या पेड़ बनेगा। पेड़ बनने के बाद उस पे फल आएंगे या पौधा बनेगा। यानी बीज बना, फिर इसके बाद पौधा बना, फिर इसके बाद कपास हुआ, और ये कपास को हम जब तोड़ के लेके जाते हैं तो धागा बनाते हैं। अब ये धागा बनाने के बाद फिर इसका कपड़ा बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले बीज आएगा, फिर इसके बाद पौधा आएगा, फिर इसके बाद कपास आएगा, फिर इसके बाद धागा आएगा, फिर कपड़ा आएगा या शर्ट आएगा। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 5, फिर 2, फिर 4। यदि ऐसा ऑप्शन में कभी भी आए, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऐसा ऑप्शन कभी भी आए उसको आपको करना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन सीक्वेंस आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं एसी में ही बैठ के सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, तो वैसे भी नहीं होगा। एक बार खेत में उतरिए, जब भी आपकी गर्मी की छुट्टियां हो, एक बार घूमने जाइए खेत में, गांव में,
जो शहर में रहने वाले हैं। हालांकि जो गांव में रहने वाले वो तो शहर तो देख ही रहे हैं, वहां के माहौल, वहां का पोल्यूशन सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो एक बार गांव की सुकून और शांति और चहल पहल को एक बार जरूर जरूर देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि P निरूपित करता है गुणे को, R निरूपित करता है भाग को, M निरूपित करता है माइनस को और W निरूपित करता है प्लस को, तो इस प्रश्न को हल करिए। दोस्तों ये सवाल मैं एक बार करा चुका हूं, हालांकि ये सवाल नहीं था, इस प्रकार के सवाल थे। उसमें हमने बताया था कि जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको 4 कॉलम बनाना है, ठीक है। 4 कॉलम में जो चीज कहा जाए उसको लिख देना है। जैसे P को क्या कहा गया है, मल्टीप्लीकेशन, R को क्या कहा गया है, भाग, और M को क्या क्या कहा गया है, माइनस, और W को क्या कहा गया है, प्लस। बस 4 कॉलम हमने बना लिया। अब देखो दोस्तों सवाल को लिख लेते हैं। 20 R 5 W, ये 5 है, 5W 12 M 3 P 4, क्या होगा? बस हमें वैल्यू रख देना है। 20 R को क्या, भागे 5, W को क्या, प्लस 12, M को क्या, माइनस 3, P को क्या, 4। बस वही सिंप्लीफिकेशन का रूल लगा देना है। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 5 चौको 20, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 3 चौको, पहले अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 चौको 12। बस। अच्छा ये दोस्तों आपको दिख रहा है, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो इसका 4 ही यही आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल आसान सवाल है। बहुत लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही कैसे करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, चलो बाद में करेंगे, ऐसे में वो स्किप कर देते हैं, जिससे वजह से उनका एग्जाम ही स्किप हो जाता है। फिर अगले साल फॉर्म भरते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, बहुत कर लिया आपने, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी निश्चित कोड में इंटरचेंज को ऐसे लिखा गया हो तो कंडीशनल को क्या कहें, लिखो, आई, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यदि किसी निश्चित कोड पे इंटरनेशनल को ऐसे लिख गया है तो इस वर्ड को कैसे लिखेंगे। हम पहले वर्ड लिखते हैं, ऐसे प्रश्न हम सबसे पहले वर्ड लिखते हैं। देखो क्या लिखा है, आई एन टी ई, वर्ड बिल्कुल साफ लिखना है, आर सी एच ए एन जी ई, ठीक है। और जिसको कोड में कन्वर्ट करा गया है वो नीचे लिख देना है, एन आई टी आर ई, सी ए एच एन ई जी। अब हमें देखना है दोस्तों इसमें कोई लॉजिक बन रहा है क्या। मुझे तो एक लॉजिक दिख गया, क्या आप मेरी आंखों से देख पा रहे हैं। आई इधर इंटरचेंज हुआ है, एन इधर इंटरचेंज हुआ है, टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ई इधर आर इधर, सी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एच इधर ए इधर, एन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जी इधर और ई इधर। ठीक ऐसा ही लॉजिक हम अगले वाले वर्ड्स के साथ करेंगे, जैसे सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन ए, कंडीशनल। अब देखो दोस्तों
यहाँ इंटरचेंज करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ इंटरचेंज करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ इंटरचेंज करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, और यहाँ इंटरचेंज करना है, कुछ नहीं। O C N I D T O I N L A, ये कहीं कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? COCNIDTOINLA, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो इस ऐसे सवाल को ऐसे हल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफी आसान सवाल है रीजनिंग का। इस सवाल में तो बिल्कुल भी समय नहीं लेना है, क्योंकि इसी ऐसे ही सवाल के समय जो हम बचा बचा के रखते हैं, वैसे कोई कोई ऐसा डिफिकल्ट सवाल आ जाता है जिसमें हमें ज्यादा समय लगता है, तो ये समय हम वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रीजनिंग का सवाल है, सीरीज का। कह रहा है कि 1 2 4 8 15 26 आगे क्या होगा। दोस्तों इस सवाल को मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। देखना, यहाँ पे +1 हुआ है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, +2, 2 + 2 4, यहाँ पे कितना हुआ है, +4 हुआ है, 4 4 8, यहाँ पे कितना हो गया, +7, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया है आपका। ठीक है, तो एक चीज देख रहे हैं आप कि ये जो सीरीज बढ़ी है, पहले यहाँ पे 1 बढ़ा है, फिर यहाँ पे 2 से 4 हो गया है, यानी 2 बढ़ा है। ठीक है, तो 14 हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस यहाँ 3 बढ़ गया है, 4 3 7। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ गया है 4, तो 7 4 11। अब कितना, कैसे सीरीज बढ़ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +5, तो 5 हो जाएगा, तो 11 5 16, यानी इसमें 16 और जोड़ देंगे तो हमारा आगे वाला नया सीरीज तैयार हो जाएगा। तो 26 में 16 और जोड़ देंगे, 6 6 12 को 2 हाथ में लगा 1 3 1 4, यानी 42 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों जब सवाल समझ में नहीं आता है तो बोरिंग लगता है, अरे यार बंद करो, बहुत बकवास, बोरिंग लग रहा है। लेकिन जब हमारे सामने एक गोल बहुत बड़ा हो जाता है, जब हम एक अच्छी और एक दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी करते हैं और अपना 100% फोकस करते हैं, यदि कोई समझा रहा हो तो वो चीजें समझ में आने लगती हैं, और वही टीचर अच्छा होता है जो कि आपको अपनी बात पहुंचा सके। ठीक है, मैं भी अपनी बात आपके यहाँ पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। KASHMIR को इसने क्या लिखा है, 8 1 4 4 2 7 5 3। दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में इस कोड को अलग लिख देते हैं, जिसकी वजह से सवाल गलत होने के 100% चांस हो जाते हैं। कुछ परसेंट नहीं, 100% हो जाता है। अब देखिए उसी तरह RIMSHA को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों हमें कोड, इसका लॉजिक समझ में आ गया। लेटर है उसका एक कोड दे दिया गया है, वही यही सेम लेटर, यही कुछ लेटर यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यानी इसके लेटर का कोड ही यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आर का कोड यहाँ पे क्या है, 3, आई का कोड क्या है, 5, एम का कोड क्या है, एम का कोड है 7,
एस का कोड क्या है? एस का कोड क्या है? 4। एच का कोड क्या है? एच का कोड 2। ई का कोड 1 और के का कोड 8। तो इसका 357421 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए उमंग, नए तरंग और नए जस के साथ अपने उसी मिशन आरआरबी एनटीपीसी। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी ना कह करके मिशन आरआरबी कहा जाए तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि मिशन आरआरबी इसलिए कहा जाए क्योंकि इसमें आरआरबी जेई, आरआरबी लोको पायलट, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी आरपीएफ, ये सारे 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 एग्जाम के जो सीबीटी 1 का क्वेश्चन है वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो इसको आज से मिशन आरआरबी एनटीपीसी न करके हम इसको कहेंगे मिशन आरआरबी, जिसमें सारे मिशन आरआरबी में एनटीपीसी, जेई, लोको पायलट, टेक्नीशियन, सारे वैकेंसी इसमें कवर होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।